वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट कल से गहमा गहमी शुरू है। कल क्रिकेट पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमने बात करनी है पाकिस्तान के नेशनल गेम हॉकी और फुटबॉल दोनों पर। हॉकी का मामला हम बहुत लंबे अरसे से उठा रहे हैं। आपने देखा भी, प्रोग्राम करके आए हम कैंप से 2-3 दफ़ा प्रोग्राम किया, जब शहबाज सीनियर कैंप कमांडेंट थे या शहनाज शेख हैं। हॉकी को ग्रांट मिल गई 6 करोड़ 25 लाख रुपए की, और गवर्नमेंट की तरफ से बड़े ही लंबे अरसे बाद ये बड़ी ग्रांट है। एक सिंध गवर्नमेंट ने 10 करोड़ दिया था, और 10 या 12 करोड़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद ये कोई बड़ी ग्रांट मिल नहीं पा रही थी। कभी सालाना 35 लाख रुपए, कभी सालाना 18 लाख रुपए, कभी 20, कभी 25, को फिक्स नहीं थी। और एक टाइम तो ऐसा आया शायद 2017-18 का, जब कोई ग्रांट नहीं मिली हॉकी को। तो बहरहाल जान छोड़ दी इस हॉकी की पुराने सदर ने, जो कि सालों साल बैठे रहे। नए सदर को अपॉइंट किया निगरान वज़ीर आज़म ने। तारिक बुख्ती साहब आए, उन्होंने अपना काम शुरू किया, और काम शुरू करते ही कुछ पॉजिटिविटी भी आई। पैसे कम से कम हॉकी में आए। हम बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं फंड्स की कमी हॉकी की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। अब जो इंक्वायरीज शुरू हुई जैसे ही, तो पुराने सदर को ये ख्याल आया कि मैं तो कहीं मुश्किल में ना पड़ जाऊं। एक बड़ी खतरनाक इंक्वायरी, चले पैसों की करप्शन की तो हम बात करते ही हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं, उन्होंने इसका बड़ा अहाता किया, डीपली जाकर इस पर बड़ी बात की थी। तो आज उनसे ज़रा आने वाली नई इंतज़ामिया और अब के इस हॉकी की सिचुएशन पर भी बात करूँगा, और फुटबॉल पर भी बात करेंगे। फुटबॉल के लिए पहले हॉकी का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नई किस्म की स्टोरी सामने आई, वो ये कि फ़ौरन करेंसी खरीदी गई करोड़ों रुपए की, उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो गई। तो फ़ौरन ही जो पुराने सदर हैं वो हाई कोर्ट चले गए, और वहाँ से उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को एक नोटिफिकेशन भिजवा दिया। हालांकि ख़ुद भी वो वज़ीर आज़म ने ही उन्हें बिठाया था, पिछले वज़ीर आज़म जो पैटर्न इन चीफ है। अब वो कोशिश पर तोल रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बैन हो जाए, FIH को लिखने की तैयारियां थी। आखिरी टाइम पर हमारी एंट्री भी गई, ये भी आपको बता दूं। आखिरी टाइम पर टीम की कंफर्मेशन हुई, एंट्री गई, और तब जाकर हमारी टीम ये जो क्वालिफाइंग राउंड है उसके लिए जाए। अब ये मामला देखिए कितने लास्ट में जाकर हुआ, और कितना अजीब तरीके से हुआ कि पिछली जो इंतज़ामिया थी उसने एंट्री फीस ही नहीं दी थी, एंट्री नहीं भेजी थी, और कंफर्मेशन ही नहीं भेजी थी टीम की क्वालिफाइंग राउंड की। तो चलें, लास्ट टाइम पर ज़रा जल्दी जल्दी हुआ ये मामला, और फाइनली ये हो गया। अब मामला ये है कि एक तरफ है हॉकी और दूसरी तरफ है फुटबॉल। कोई अलग हाल नहीं है। फुटबॉल में नॉर्मलाइजेशन कमेटी सालों से बैठी है, इलेक्शन हो नहीं रहे, स्क्रूटनी के नाम पर शलवारे कमीज़ों में बगैर किट्स के, और जो लड़के खेले हैं ये भी कंफर्म नहीं है उस स्क्रूटनी के क्लब्स की। वो भी सिचुएशन आपको दिखाई देंगे, बल्कि सोशल मीडिया पर आपने देख ली होगी कि वो किस तरह से खेले हैं। अब जो प्रॉपर ड्रेस है, जैसे क्रिकेट है, खेलनी हो तो उसका एक पूरा ड्रेस कोड होता है, उसका यूनिफॉर्म होता है। इसी तरह फुटबॉल है, अगर वो यूनिफॉर्म से हटकर खेली जा रही है तो स्क्रूटनी के लेवल पे कम से कम ये काम नहीं हो सकता। वैसे आप खेलें, जो मर्जी करें, कोई नहीं रोकता, पर जब आपने ऑफिशियल स्क्रूटनी करवानी है क्लब्स ने, तो तब ये मामला ऐसे नहीं होता। इसका मतलब है बोगस क्लब्स वाले पर कोई ख़ास काम नहीं हो सका। फिर हम देखते हैं कि जी क्लब्स जो सैफ चैंपियनशिप में जाने थे, पहले डिपार्टमेंट जाने थे, वो तो मना कर दिया NC ने। फिर क्या हुआ, जो क्लब्स जाने थे उसमें बहुत बड़ा क्लब है अफगान फुटबॉल क्लब चमन से, और 2-3 हैं, मुस्लिम हैं और भी हैं। उनको एक लेटर लिखा, जो आप देख भी रहे होंगे, टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। वो लेटर लिखा गया, और 29 नवंबर को ये लेटर लिखा, और 1 दिसंबर को ये कह दिया भाईजान 40 लाख रुपया आप डिपॉजिट करा लें अपने अकाउंट। एक क्लब 40 लाख रुपया डिपॉजिट कराएं, और वो आपकी श्योरिटी मनी हो, और खर्चा सारा क्लब्स करें। सारा क्लब्स खर्चा करेंगे, पैसे भरेंगे। NC इसमें पैसे नहीं भरेगी, लेकिन NC का शेयर होगा हर चीज़ में, यानी इंतजामात के नाम पे, सब नाम पे NC वो पैसे करे। ये क्लब्स का कहना है मुबैना तौर पर। आज वो क्लब के मालिकान जिनके हम ये लेटर दिखा रहे हैं, जिनको लिखा गया है, ज़रा उनसे पूछेंगे कितनी हकीकत है इसमें, कितनी नहीं है। हमारे साथ अफगान फुटबॉल क्लब के हेड भी होंगे, लेकिन पहले ज़रा हॉकी और फुटबॉल पर चूँकि बात होनी है, तो सैयद वफ़ा अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और असगर अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। असगर भाई का बहुत ज़्यादा काम है उन गेम्स पर जिस पे लोग नज़र नहीं डालते, उस पर असगर भाई का बहुत काम है, और असगर भाई के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, और ये वो बंदे हैं जो फाइट करते रहे हैं हॉकी के लिए, और शायद ब्रिगेडियर को हटवाने में बहुत बड़ा हाथ भी असगर भाई का हो, बड़ी मुश्किल से जो कुछ हुआ सज्जाद खोखर साहब का। चलें जी, इन चीज़ों पर तो बात करेंगे, लेकिन जो पहले काम चल रहा है कि एक निगरान वजीर आजम को, जो पैटर्न इन चीफ है, उनको एक नोटिस भिजवा दिया जाता है।
वफा भाई अगर आप इजाज़त दें तो असगर भाई से ज़रा स्टार्ट करते हैं। असगर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तैमूर कियानी ने भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेना। असगर भाई आवाज़ मेरी जी आप जी तक पहुंच रही है? जी जी अच्छा असगर भाई, वैसे तो हम देखते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा काम आपने किया हॉकी के लिए, परेशानी जो प्लेयर्स को, जो करप्शन, उसकी स्टोरीज खोलते भी रहे, हम भी इस पे काम करते रहे, आपने तो बहुत काम किया। फाइनली असगर भाई हट गई, पुरानी इंतजामिया चली गई, कुछ सुख का सांस ले सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं ले सकते सुख का सांस, क्योंकि अभी जो है वो आखिरी झटके जो है ना वो चल रहे हैं। क्योंकि जो एफआईए की 23 इंक्वायरियां हैं, जो मेरे पास समरी आई है जराये से एफआईए की, तो उस एफआईए की समरी के मुताबिक 23 इंक्वायरियां हैं जो 2008 से अब तक की जा रही हैं। और उसमें जो वो शख्स भी शामिल है जिसका मैंने कभी नाम ही नहीं लिया, यानी कासिम जिया साहब। आपको पता है आसिफ जरदारी के दौर में वो सदर थे हॉकी फेडरेशन के, तो उनका भी नाम उसमें शामिल है और सारी करप्शन में वो भी इन्वॉल्व है। तो ये तो अभी चल रही है कहानी। दूसरी जानिब जो साबिक सदर है ब्रिगेडियर खालिद रजा खोखर, वो अदालत गए, क्योंकि बात उनके ऊपर आ गई, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो डॉलर्स के इश्यूज थे और जो कैश पर डॉलर खरीदे गए, तो मैं उस डॉलर के हवाले से भी एक इंक्वायरी है। और उसी पे जो है ना, एक तो सिंध बैंक का इशू था और फिर कैश डॉलर खरीदने पे जो है उनकी समझने पैरों तले जमीन निकल गई। और अब वो कोर्ट गए हैं किसी तरीके से जो निगरान वजीर आजम है उनके जो दामाद है उनको गलत करार दिया जाए और अपने आप को बहाल कराया जाए, जबकि ऐसा नजर नहीं आता। आज उनकी तारीख थी, तो मेरी इत्तला यही है कि अब मंगल को उनको नई तारीख दी गई है, मंगल को दोबारा हायरिंग होगी और फिर जो है आगे जाकर फैसला होगा। ताहम ये बात क्लियर हो गई कि टीम जो है वो कंटिन्यू रहेगी और टीम जो है वो जाएगी, मैनेजमेंट काम करती रहेगी। जो अभी केयर टेकर सदर है तारिक हुसैन बुख्ती साहब, वो अपना काम करते रहेंगे। और जो उन्होंने साबिक सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मुसद्दुल्लाह को जो उन्होंने उनकी खिदमत ली है, तो वो भी अपना काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात भी देखनी होगी कि आने वाला जो सदर है, जो सदर अब आया है, वो हॉकी से मुखलिस ना होता तो वो ब्रिगेडियर साहब की खिदमत नहीं लेता। एक ब्रिगेडियर को हमने देखा 9 साल, और एक वो ब्रिगेडियर जिसने अपने जमाने में हॉकी के लिए जो खिदमत अंजाम दी और हॉकी को जो बामे उरूज बख्शा, आज उनकी खिदमत दोबारा ली गई है। तो ये फर्क होता है काम की कदर का। अगर आप काम करते हैं तो आपकी भी कदर होती है, लेकिन आप काम करने के बजाय करप्शन में लगे रहे, और जिसने काम किया आने वाले वक्त ने साबित किया वक्त ने हमारे कि उनकी जो इज्जत आज भी वही है और उनको एक बार फिर उनकी खिदमत ली गई है। तो ये सारी सूरत हाल है और पाकिस्तान टीम ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए बिल्कुल जाएगी और उसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब किसी भी एंड तक जाना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि खुलूस से दिल से काम करने वाले लोग आगे आए और वो इस चीज़ को लेकर आगे चले कि हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है और इसके लिए हम काम करें। बिल्कुल ज़बरदस्त। अब असगर भाई बहुत ज़बरदस्त। अब फफा भाई, हम याद होगा हमने पहले भी इस पे प्रोग्राम किया, तो असगर भाई भी साथ थे, पूरी चट्ठा बट्ठा इन इंक्वायरीज़ का। और असगर भाई तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ इस हॉकी के लिए खिदमत बड़े कम लोग कर रहे हैं। वफा भाई पीछे लगे हुए हैं, देखें ना, इंक्वायरीज, उसकी समरी लेना कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ताकि ऑथेंटिसिटी हो खबरों में भी, चीज़ों में भी। अब देखें आप कि कैसे पाकिस्तान हॉकी की बर्बादी की गई यार, किस बेदर्दी के साथ, कि आपने फॉरेन करेंसी खरीद ली पाकिस्तान हॉकी के अकाउंट से, पैसों से, और वो भी कैश में। अब उसकी इंक्वायरी हुई तो फॉरेन चले गए आप कोर्ट में, और आपने पैटर्न इन चीफ को एक नोटिफिकेशन, जबकि आप खुद भी एक पैटर्न चीफ के नोटिफिकेशन से आए थे। अरसलान भाई, असगर भाई ने बड़ा ब्रीफली बताया है और ऑलमोस्ट मैं भी वही बातें करने वाला था जो उन्होंने की है। जस्ट एक चीज़ पे जहाँ आके मैं थोड़ा सा वो शायद कहें कि इख्तिलाफ है या मे भी ना भी हो, अभी भी हॉकी में होने वाली जो करप्शन है, जो ये इसको मैं एक सानिया कहूँगा जो कौमी खेल के साथ होता रहा, उस करप्शन के ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका जाना है वो अभी बाकी है। ना तो वो कील अभी वहाँ पे है, ना वो हथौड़ी है, और ना वो ठोंकने वाला नज़र आ रहा है कि वो कौन करेगा। और मुझे ये नज़र आ रहा है जो सिचुएशन बन रही है कि शायद एक दफ़ा हमें फिर ब्रिगेडियर साहब का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें हो सकता है ना भी हो ऐसा, उनके इस्तीफ़े के बाद एक और इस्तीफ़ा लाहौर से भी बहुत बड़ा आ गया स्पोर्ट्स के, उसमें ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। लेकिन देखें अभी चीज़ें क्लियर हैं नहीं।
तारिक बुक्टी साहब ने देखें आते हुए एक बहुत अच्छा इकदाम किया, एक बड़ा इशू था, एक फंड जो है वो रिलीज़ कर दिया है, दैट्स वेरी नाइस। वो फंड रिलीज़ हो गया है, 6 मिलेगा। करोड़ 25 लाख की बड़ी बात है कि गवर्नमेंट से बात तो की ना यार किसी ने। ऑब्वियसली किसी ने हॉकी को कौमी खेल तो बाद में कौमी खेल समझा और उसके लिए बात की, और उसमें मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम डिस्कस भी आप कर रहे थे कि स्पोर्ट्स बोर्ड का भी किरदार है, शोएब खोसो साहब का भी किरदार है, सब लोगों ने मिल के कोशिश की है, जर्नलिस्ट का भी है। स्टिल आई एम इन सम डाउट्स कि ये चीज़ें अभी एक दफ़ा फिर मुश्किल का शिकार होंगी। जिस तरह असगर भाई ने कहा जी, उन लोगों के नाम भी हैं इंक्वायरीज़ में जिनका तो मैंने कभी जिक्र नहीं किया। कासिम ज़ियाद साहब हॉकी छोड़ के पॉलिटिशियन बन चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, अब पता नहीं वो मुल्क में भी हैं या कहीं अब्रॉड हैं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा साइड बाय साइड देखते रहें तो मुझे एक थोड़ा सा अंदेशा ये नज़र आ रहा है कि ये एक दफ़ा एक क्रिएट किया जाएगा माहौल के जी हम एक उसमें से निकल रहे हैं, अल्लाह करे निकल आए, हॉकी ख़ास तौर पे उस बहरान में से निकल आए। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे मुझे ये एक अंदेशा है कि अभी भी वो क्लियरिटी नहीं है। एक दफ़ा फिर हम एक बहरान का शिकार हो सकते हैं। हम कोर्ट फिर जाने का मकसद ही यही है ना वफा भाई कि कोर्ट गए हैं तो किसी ना किसी तरह रखना ज़रूर डालना है। हमने बहुत सी गेम्स में देखा है, हमारे साथ तैमूर भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी हैं, फुटबॉल का भी यही हाल है, यही हशर हुआ। ये किसी हम उसके एंडिंग की तरफ नहीं जा रहे, ये हम एक ऐसी गली की तरफ जा रहे हैं जो है तो बंद लेकिन है बहुत तवील। ये वो भूल भुलैया हैं जिसमें एक दफ़ा बच्चा घुस जाता है और उसको दूर से बताया जाता है ये इतना सा एरिया है, लेकिन वो उसी में शायद 1 साल घूमता रहता है। तो सेम अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जो हम पहले फुटबॉल की देख रहे हैं अब हमें आके हॉकी में वो चीज़ें देखनी पड़ें, और फिर वही कल के दोस्त आज के दुश्मन बन जाएं और वो ग्रुप्स बन जाएं और वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। तैमूर जिक्र कर रहे थे हम फुटबॉल और हॉकी का, आपने कुछ सुना कुछ हम ज़रा और मज़ीद। अफ़गान फुटबॉल क्लब के चेयरमैन भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा आपसे यार एक चीज़ पूछूं, गवर्नमेंट लेवल पे क्या काम हो रहा है तैमूर? बार बार एक मीटिंग हुई, वो हुई नहीं और कोई पूछने वाला नहीं ना, किसी ने ये पूछने की जहमत भी नहीं की भाई मीटिंग क्यों नहीं हुई फीफा की, पाकिस्तान गवर्नमेंट। यही काम भारत में हो रहा था तो भारत गवर्नमेंट इतनी एक्टिव हो गई कि पाबंदी लगते ही ख़त्म हुई, उसके बाद 2-3 विजिट हो गए फीफा के भारत में, और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टीम जहां भेजेगी वहां भेजेगी, जहां नहीं भेजेगी वहां नहीं भेजेगी। अंडर 19 की टीम जा रही थी, फीफा की जो अपॉइंटेड नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसने सैफ गेम्स में अंडर 19 टीम भेजने से इनकार कर दिया, और कोई पूछने वाला नहीं भाई क्यों भेजने से इनकार कर दिया आपने। आपको कोई रीज़न नज़र आती है तैमूर? अस्सलाम वालेकुम असलान भाई, वफा भाई, आप लोगों को सलाम। थैंक यू आपने लिया मुझे। देखें असलान भाई, हम तो ये कह के थक गए हैं, आप अपने प्रोग्राम में ये कह के थक गए हैं कि डोमेस्टिक पे काम नहीं हो रहा, डोमेस्टिक पे काम नहीं हो रहा। सबसे मेन वजह आपके सामने अब ये सामने आ गया है कि इन्होंने पिछले 2 सालों में कोई डोमेस्टिक में काम नहीं किया, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारी वुमेन की अंडर 19 की टीम सैफ चैम्पियनशिप खेलने नहीं जा रही। मेरे ख्याल में से गवर्नमेंट पे और बाकी स्टेक होल्डर्स पे भी इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, और एटलीस्ट फीफा को भी बताना चाहिए कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो आपने लगाई है, इसने हमारे मुल्क की स्पोर्ट्स का ये हालत कर दिया है कि अब हमारी अंडर 19 की टीम भी सैफ चैम्पियनशिप खेलने नहीं जा रही। दूसरा, मुझे नहीं लगता तो आपके सामने जितना हमने अपने टाइम पे काम किया है उसमें तो सबके सामने, और उसके बाद तो मिनिस्टर साहब भी ख़त्म हो गया, अब नए मिनिस्टर साहब आए हैं, उम्मीद है वो इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन अब हमारे पास दिन बड़े कम रह गए हैं और फीफा की डेडलाइन जो है वो भी बिल्कुल पास आ रही है। अब आई थिंक अभी गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए, और जो कि स्टैंडिंग कमेटी की जितनी रिकमेंडेशंस थी आई थिंक उस पर भी अमल दरामद अगर उस टाइम हो जाता तो आज हमें शायद ये दिन देखने को ना मिलता। यार तैमूर, एक्शन लेना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपने तो कुछ काम भी किया ना गवर्नमेंट के साथ कि यार चलो फुटबॉल की को बहाली हो जाए। ये फुटबॉल की बहाली वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन ये गले की हड्डी बन चुका है हमारे 2016-17 के बाद से। कोई बहाली नहीं हो रही, कभी पाबंदियां तो कभी एनसी तो कभी। मुझे ये बताएं गवर्नमेंट लेवल पर सही सही बताइएगा, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट को इस बात की कि असल इशू है क्या? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग तो अब उनको बेसिकली समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको लास्ट प्रोग्राम में भी असलान भी मैंने आपको बोला था कि हमारी अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। अब देखें, हम जिस टाइम हम काम कर रहे थे, मैं काम कर रहा था, मिनिस्टर साहब काम कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब काम कर रहे थे, बाकी जो 3-4 लोग थे, जो लोग फुटबॉल के लिए काम कर रहे थे वो 4-5 लोग अभी अपनी उन सीटों पे नहीं है, तो न्यू लोग आ गए। आई थिंक आई होप जो भी न्यू लोग आते हैं वो इतने काबिल होते हैं, लेकिन
फुटबॉल के जीरो से काम मसले शुरू इतने करें वफा टेक्निकल भाई है फिर। कि यहाँ पे अगर आपको 3-3 4-4 महीने भी अगर ब्रीफिंग दी जाएगी तो आपको बड़ी मुश्किल से समझ में आएगी। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई एक्शन लिया जाए। अगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो आई थिंक ये 10 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से यही कोशिश उनकी है कि पाकिस्तान का फुटबॉल चलता रहे और जितना उन्होंने टाइम दे दिया है वो शायद इस टाइम को देख रहे हैं कि 15 मार्च तक जो फीफा की डेडलाइन है उस पे देखते हैं कि फीफा क्या एक्शन लेता है। मेरे ख्याल में से अब ये हमारे तो गले की हड्डी बन चुका था, ये आई थिंक ये एनसी फीफा के गले की भी हड्डी बन चुके हैं। अच्छा, एक अब चीज़ उनको मैं भी समझ तैमूर आपसे आ रहा आके है कि पूछूंगा, एक छोटी सी चीज़ ये ये कि क्या 2023 से मेरा ख्याल है जुलाई की बात होगी या इस तरह से कि इन पर एक पाबंदी लगाने की बात की थी कि बाहर ना जाएं, इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें। फिर ये भी कहा गया कि इनका ऑडिट करवाया जाए, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो हुकूमती कमेटी ऑडिट करवाना चाहती थी। असगर भाई, सेम सिचुएशन को हॉकी से भी अलग नहीं है। मुझे ये बताएं असगर भाई, अगर ये चले जाते हैं FIH तो ये तो दोबारा पाबंदी लगवाने की कोशिश करेंगे, और जो अभी ग्रांट मिली है वो कितनी हौसला अफजा है, क्योंकि कुछ पैसे तो मिले चले। देखिए, हजारों अरमान ऐसे कि हर अरमान पे दम निकले, हर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन जिस पे दम निकले वो ख्वाहिश ही ना निकले। इनकी ख्वाहिशें वैसे कोई नहीं निकलती। इनकी ख्वाहिश है कि FIH पे पाबंदी लगाए, लेकिन जिस तरीके से FIH ने पाकिस्तान टीम को लास्ट मोमेंट में जाकर इजाजत दी है हाँ, ओलंपिक क्वालिफाई राउंड खेलने की, एंट्री लेट हो गई तो थी यार असगर भाई, जी देखें ये भी तो जी, क्राइम है कितना बड़ा। तो हाँ, और इसका क्रेडिट जाता है अली अब्बास को कि जिसने हर वक्त तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मिल की, और उसने बाकायदा ईमेल में FIH ने लिखा है, अली अब्बास का रेफरेंस दिया जी, उसने कि एक्टिव सेक्रेटरी ने जो है वो बर वक्त जो है तमाम डॉक्यूमेंट बड़ा सबमिट जबरदस्त किए, तरीके से। तो जिसकी वजह से हम इनको इजाजत दे रहे हैं। तो ये तो अब इम्कानात बिल्कुल कम हो गए कि इन पे कोई पाबंदी FIH लगाएगा, और अब ये मामला बस कोर्ट में रह गया है। जहाँ तक फंड वाली बात है, देखा अरसलान, 6.5 करोड़ रुपए जो जारी हुए हैं वो बहुत हौसला अफजा है, बहुत पॉजिटिव है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि सिंध हुकूमत ने 10 करोड़ दिए, 10 करोड़ नहीं दिए। ब्रिगेडियर साहब के दौर में सिंध हुकूमत ने 45 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर दिए हैं, और ये इस नाम पे लिए गए थे कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, सिंध में हॉकी की डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि कोई एक लड़का भी सिंध का इन्होंने तैयार नहीं किया। ये सिर्फ हलवा खाते रहे, और मुराद अली शाह को जो है ब्रिगेडियर साहब अपने सोर्सेज के जरिए दबाव में लेकर ये काम कराते रहे। तो अब असगर भाई, असगर भाई 45 करोड़ रुपया, ओए होए होए। और ये मुझे बताएं, हॉकी के प्लेयर्स के पास खाने को पैसे नहीं है, हॉकी के प्लेयर्स के पास पहनने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जूते नहीं हैं। जो हॉकी बेचारे वो जिसके साथ कैंप अटेंड कर रहे थे, मैं खुद देख कर आया हूँ, वो फाइबर वाली हॉकी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। बेचारों के जहाँ पे ठहराया जाता है कैंप में, वहाँ पर गीज़र तक नहीं होता, ठंडे पानी से वो नहाते हैं। डाइट का कोई ख़ास चीज़ नहीं है, और एक दिन का एक इंटरनेशनल प्लेयर को ये किसी को 500 और किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं। देखिए, ये तमाम सूरत हाल इंतहाई तकलीफदा है, और ये हकाइक है, इसको कोई छुपा नहीं सकता, ना ही कोई इस पर पर्दा डाल सकता है। लेकिन जो हमारे हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान हैं, उनका तो लग्जरी स्टाइल है, 5 स्टार उनका सारा सिस्टम है, तो वो तो जो है खिलाड़ियों की तरफ देखते भी नहीं है। और जो ग्रास रूट पे बंदा जो काम करने के लिए आता है, तो ये उनको बुरा समझते हैं, क्योंकि इससे उनका स्टैंडर्ड जो है वो मुतासिर होता है। यही वजह है कि हैदर हुसैन के खिलाफ जो सारी कार्रवाई उन्होंने की, और जो लॉबिंग की, और जैसा आपने कहा था कि दोस्त दुश्मन का दोस्त दोस्त हो जाता है, तो यही कहानी इन्होंने हैदर के साथ भी की। और जाहिर है, एक बंदा के ग्रास रूट पे खुद कुर्सियां लगा रहा है, खुद खिलाड़ियों के साथ जा रहा है, बैठ रहा है, और चीजों को देख रहा है, और इतने उसके 2-3 दफा टीमें बाहर गई, और एक दफा भी वो किसी टीम के साथ नहीं गया, वरना सेक्रेटरी तो इस चक्कर में रहता है कि कोई टूर आए और मैं साथ निकल जाऊं। लेकिन आप ये देखें कि ये उसका बड़ापन है कि वो पूरी टीम के लिए भागता रहा, दौड़ता रहा, और जो है पैसे स्पॉन्सर भी इकट्ठा करता रहा। खुद नहीं गया ना वो किसी की टीम के जी, साथ। बिल्कुल नहीं गया। अब ये जो सूरत हाल ये है कि अब ये लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी दोबारा लॉबिंग बन जाए, और मैं इन सब चीजों में ना सबसे ज्यादा नुकसान, मैंने पहले भी कहा था कि राना को होगा, राना मुजाहिद को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसने गलत वक्त पे गलत बंदे के हाथ पे बैठ कर ली है, और वो बहुत ज्यादा और दूसरी बात जी जी जी, बहुत अच्छे, सही कहा आपने असगर भाई, गलत टाइम पे गलत आदमी के हाथ बैठ कर लिए। वफा भाई, थोड़ा सा चूंकि हम फुटबॉल का भी कर रहे हैं, साथ हॉकी पे तो आपसे मैं करता ही रहूँगा बात, लेकिन चूंकि अभी जो बात कर रहा था ना तैमूर, और आपकी मुझे पता है कि पहले आपने इस पे बड़ी डिटेल एक डिस्कशन की, इसके बीच में एक मामला था ऑडिट का, ऑडिट नहीं करवाया,
और कोई पूछने वाला भी नहीं है। इनको कहा गया था कि यार इनको आप रोक लें, पाकिस्तान में इनका नाम डालें ECL में, इन्हें जाने ना दें जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता। किसी ने उस पर कान नहीं धरे, किसी ने उस पर जुनी। वो बाहर हैं, बाहर बैठे हुए हैं हारून मलिक साहब, और कोई उनको पूछने वाला भी नहीं है कि वो फुटबॉल में कर क्या रहे। अंडर-19 की टीम नहीं भेज रहे यार सैफ में, मतलब आप हद देखें, क्योंकि ग्रास रूट पे काम ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कौन सी लड़कियां खेलती हैं। वुमेन टीम है बेचारी। अरसलान भाई, तैमूर हमारा छोटा भाई है, भोला है। उसने अभी एक बात की है कि हमारे पास टाइम कम है तो गवर्नमेंट को थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। आपने भी थोड़ा सटायर में उस बात को किया। असल में तो गवर्नमेंट के पास ख़ुद टाइम कम है। उनकी प्रायोरिटी उस वक्त इस टाइम पे फुटबॉल छोड़ें, शायद कोई और स्पोर्ट्स नहीं है। आप अगर ये कहेंगे कि जी फीफा ये कह रहा है या IFA ये कह रहा है तो गवर्नमेंट उस पर हमारे साथ खड़ी हो, जल्दी डिसीजन हो, हमें सपोर्ट किया जाए, तो भाई ये तो हमारी ख्वाहिशात हैं। जिस तरह असगर भाई ने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं, उनमें से हमारी फ़ुटबॉल के लिए ये हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं होने वाला। आई एम सॉरी टू से। अब जो आते हुए हालात नज़र आ रहे हैं, देखें, मैं बार बार जब भी अरसलान साहब के साथ बैठता हूँ मैं एक बात करता हूँ कि जी इस MC को कुछ नहीं होने वाला। मैं ये 1 साल से नहीं 2 साल से कहता आ रहा हूँ कि कुछ नहीं, कि कुछ नहीं होने वाला। अब देखें, आप यू हैव टू फाइंड आउट सम अदर वे। आप ये नहीं कर सकते। आपने सड़कों पे जुलूस निकाल लिए, हम पिछले महीने जब प्रोग्राम किया, मैंने कहा ये चीज़ें तो उल्टा आपके उसमें नुकसान में जाएंगी। पढ़ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा, आपने बड़ी सही बात आप रोड्स पे निकल आए, आपने हारून मलिक साहब को गालियाँ भी निकाली, नारेबाजी भी की। उस चीज़ का तो उनको एडवांटेज हो गया, वो चीज़ और नुकसान में आ गई। अब देखें, अगर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, आपको पता है कि फीफा उनके हक में है, सो दैट्स राइट। आपको पता है मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से आऊं, आपकी बात पूरी करवाता हूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं जी, तो बात अब यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से, हॉकी के हवाले से। असगर भाई ने काफ़ी डिटेल बात की। अब ज़रा कुछ बात फुटबॉल की करेंगे। अहम लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में जो फुटबॉल को बड़ा डीपली जानते हैं, रियलिटी बेस्ड, ग्रास रूट लेवल, और जो इस वक्त फुटबॉल में सब कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ मैं ज़रा मुबारकबाद भी दे दूं पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत को। एक बार फिर उन्होंने बड़ा कमाल किया। इससे पहले भी हमने एशियन गेम्स में देखा, अभी एशियन चैंपियनशिप हो रही थी जिसके अंदर उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए क्वालिफाई करके शानदार परफॉर्मेंस दी, और फिर 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने। ये कुछ दूसरी या तीसरी शूटर है, इससे पहले 2 कर चुके हैं। GM बशीर भी गालिबन कर चुके हैं, और वो तो हैं ही बड़े शानदार शूटर हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि अरशद नदीम और ये सारे डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। किसी को वाइल्ड कार्ड एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब हमारे प्लेयर्स खुद थोड़ा सा मौका दें, थोड़ी सी बेहतरी करें, फ़ंड्स की हम बात करते हैं, फ़ंड्स थोड़ा सा खर्च करें इन लोगों पर, ताकि हमारे प्लेयर्स कुछ लेकर आएँ पाकिस्तान। ऐसे मुफ्त में कोई मेडल्स नहीं आ जाते, पैसे खर्चने पड़ते हैं उनकी प्रैक्टिसेस पे, उनकी कोर्ट्स पे, उनके यूनिफॉर्म पर, उनके इक्विपमेंट पर, उनकी डाइट के ऊपर, उनके ट्रैवल के ऊपर। इन चीज़ों पे पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाकर मेडल्स आते हैं। ऐसे नहीं इंडिया ढेरों ढेर मेडल ले रहा, वो लोग पैसे खर्च रहे हैं। हम हमेशा कहते थे कैसे आ रहे हैं, तो पैसे खर्चे जा रहे हैं। सैयद वफा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर कियानी साबिक फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें आलमजेब साफ़ी साहब ने ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फुटबॉल के हवाले से बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं। वफा भाई, पहले ज़रा आप वाली बात में एक चीज़ दोबारा उसमें से ऐड करके ज़रा कंप्लीट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो कुछ होना है वो उनकी फेवर में जा रहा है, जो कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब हम ये कहते हैं यार ऑडिट तो करवाया जा सकता है ना, ऑडिट का भी मसला हमारी गवर्नमेंट ने इतना ढीला छोड़ दिया। एक बुलाया, सरजनिश की, और फिर छोड़ दिया ढीला उन्हें। अरसलान भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ कि होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन देखें कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक क्वेश्चन आपसे या तैमूर से या बाकी लोग, अब आलमजेब साहब भी हमारे साथ हैं, अगर हम 2 महीने 3 महीने पहले तक चले जाते हैं तो हमें कुछ लॉबीज़ बहुत एक्टिव नज़र आई फ़ुटबॉल की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मस्बत थी या मनफी थी, मैं ये कह रहा था कि एक्टिव नज़र आई। अभी वो लोग कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनको कुछ बता दिया गया है, उनको कुछ समझा दिया गया है, ये कुछ गिव एंड टेक वाली चीज़ तो नहीं है, टर्न एंड टेक वाली तो नहीं है कि चलो यार अब इतना वक्त गुजर गया थोड़ा और। देखें, अभी चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि आपका दिल कुछ नहीं मान रहा, लेकिन आपको दिमाग की बात माननी पड़ती है। मैं भले कह दूं कि फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा है, फ़लाँ बंदा बहुत बुरा है, मेरी ख्वाहिश या मेरी विशेष पे काम नहीं होगा, होगा वो जो डिसाइड हो रहा है, जो करने वाले कर रहे हैं। बात है। हम लोग बहुत चीख चुके हैं, आप बहुत चीख चुके हैं, ये सारे भाई हमारे बहुत काम कर चुके हैं, आलमजेब साहब हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उस सब के बाद भी क्या हो रहा है
क्या उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ रहा है? एक इवेंट करा दिया नहीं जाता पड़ है, रहा। 2 मैच खिला दिए जाते हैं, एक टूर कर लिया जाता है, चलें आपने अल्लाह की तरफ से मदद हुई, आपने मेहनत भी की होगी, आपने फर्स्ट राउंड क्वालिफाई भी कर लिया, आपको थोड़ी सी गुडविल मिल गई, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साइड पे रख देते हैं और हम सारा अपना पिछला, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप, मैं, आलमज़ेब साहब, हम सारे, असगर साहब, हम सारे मिलके ये देखें कि सारे काम के बाद, सारी बातों के बाद अभी तक क्या नतीजा निकला है। अभी तक वही नतीजा निकला है जो डे फर्स्ट पे था। ये लोग और से और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट से उम्मीदें लगा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से कि अभी तो गवर्नमेंट के अपने मामला चल रहे हैं, वो देखेंगे कि इलेक्शन होना है, अल्लाह करे खैर से हो, लोग डरा रहे हैं नहीं होना है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, तो अभी वो स्पोर्ट्स में नहीं सोचेंगे। अगर मेरी एक आपसे वो इल्तमास है सब स्टेक होल्डर्स के साथ, आपसे भी, बाकी लोगों से भी, कि अगर आपको यकीन है कि ये एनसी ठीक नहीं है, ये सही काम नहीं करती रही है, हमें इसे जान छुड़ानी है, तो देन फाइंड सम अदर वे टू डू इट। आपके शोर करने से, आपके इधर उधर जाने से, आपके ट्वीट्स कर देने से, आपके प्रोटेस्ट कर देने से उसका कोई नतीजा नहीं निकलने बहुत वाला। सही है कि अदर वे पर भी बात करके देखते हैं। आलमज़ेब साहब, आपसे ज़रा सा एनसी, उसके मामलात, इलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है सर? काफ़ी अरसे से फुटबॉलर्स, फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पे वो लोग जो बेचारे ग्रास रूट लेवल पर को खेल भी रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, को अपनी मदद आपके तहत क्लब भी चला रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी हैं। वो तो उन्हें पता ही नहीं है फुटबॉल का फ्यूचर है क्या पाकिस्तान में। अरसलान भाई, फुटबॉल तो 2015 से जो तबाही स्टार्ट हुई थी, जो इंटरनल रिफ्ट आया था और मुख्तलिफ फैक्शंस बने थे, जिससे फुटबॉल इनएक्टिव रहा। फिर 2019 में जब एनसी वजूद में आई। तैमूर, मुझे आपसे अगर मैं पूछूं ये क्लब वाला मामला क्या चल रहा है? पहले तो सैफ गेम्स जो क्लब चैंपियनशिप है उसके लिए भेजना था और वहां पर डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा नहीं जी डिपार्टमेंट नहीं भेजेंगे, चूंकि क्लब भेजेंगे। को 3 एक क्लब जिनको ये लेटर था जो मैं चला भी रहा था शुरू में, क्या मामला है? क्या डिपॉजिट और क्या 40 लाख रुपए का कह दिया है कोई डिपॉजिट, और 2 दिन के अंदर अंदर वो भी क्लब को? क्या है ये इशू, क्या है? साथ में इससे आपको पता चलता है कि इनकी कितने अनप्रोफेशनल, बल्कि प्रोफेशनल लोग बैठे हैं इस टाइम पीएफएफएनसी में जो चला रहे हैं। आपके सामने है वो लेटर जो सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें डेट मेंशन थी 29 नवंबर की, जो इन्होंने 3 क्लब्स को भेजी है और साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन भेजी उसमें 40 लाख का जो बैंक ड्राफ्ट वो भी चाहिए, और जितनी जो मार्केटिंग और मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो एनसी खुद ले लेगी। और जो क्लब हैं जो बेचारे खुद जिनका बड़ा मुश्किल से जो अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो ट्रैवल करते हैं, ऑलरेडी बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, स्पेशली वो बलूचिस्तान के क्लब हैं, सारा वो एक्सपेंस वो खुद करेंगे और जो जितना प्रॉफिट होगा वो सारा एनसी ले जाएंगे। इससे पता चलता है कितने कितने प्रोफेशनल लोग हैं। आई थिंक जब मेरे ख्याल में से ये जो इनको भेजना और फिर ये तीनों क्लब का ना आना, आई थिंक इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक लाजमी होगा। शायद आपको आने वाले दिनों में शायद पता चल जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारी कोई टीम सैफ क्लब चैंपियनशिप में शायद कोई पार्टिसिपेट कर सके, बिकॉज इस वजह से क्योंकि ना इस टाइम हमारी कोई सैफ में रिप्रेजेंटेशन है और ना हमारी इस टाइम कोई एएफसी में रिप्रेजेंटेशन है। दोनों जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारी हमारी इस टाइम इलेक्टेड बॉडी नहीं है। तो सबसे बड़ा आई थिंक जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है इलेक्शन ना होने की वजह से, सैफ और एएफसी में हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत सारा जो फंड्स हैं, जो गोल प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब इस टाइम रुके हैं। नहीं, लेकिन तैमूर ये जो क्लब चैंपियनशिप है इसमें पहले डिपार्टमेंट्स बतौर क्लब रजिस्टर हुए और एक टाइम आया खेलते थे। अब ये क्या मसला हुआ कि डिपार्टमेंट्स को भी नहीं जाने दिया जा रहा और फिर जो क्लब्स हैं उनके लिए भारी शर्त रख दी गई है? आई थिंक मेरे तो ख्याल में से ये सब लोगों को पता है कि 2012 ऑनवर्ड्स जो डिपार्टमेंट्स थे वो एज ए क्लब रजिस्टर हो चुके हैं। आई थिंक पाकिस्तान में थोड़ी सी ये मेंटालिटी ऐसी है, जो आपका क्लब जो थोड़े से प्लेयर्स को सैलरी या कुछ देते हैं तो हम उसको डिपार्टमेंट कहना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये सारे क्लब्स थे, ये ऑलरेडी क्लब्स के नाम पे रजिस्टर हैं और केरल जो था वो तो एएफसी चैंपियनशिप खेल भी चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि, मुझे समझ से बाहर है कि उन लोगों को छोड़ के और वो क्लब्स के उन्होंने भिजवा दिया और वो अब क्लब्स भी इतना सख्त टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया है कि वो भी उस पर क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो अब मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन सैफ जो पहली मरतबा होने जा रही थी उसमें हो। आई थिंक ये चीज़ें भी शायद गवर्नमेंट लेवल पे इनको देखनी चाहिए कि आगे ही हमारी सैफ अंडर 19 की टीम वुमेंस की नहीं जा रही, पिछले साल हमारी अंडर 17 की टीम नहीं जा सकी। तो
ग्रास रूट लेवल तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया फिर। यार लेकिन फिर भी मैं, अगर आलमजेब साहब हमारे साथ मौजूद है, आलमजेब साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आलमजेब साहब, मैं चाहूँगा ज़रा आप इस पर डिटेल थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले आपकी मैं पूरी बात, फिर उस पर एक दो सवाल भी हैं आपसे। जी आलमजेब साहब। अरसलान भाई मसला ये है कि एनसी की वजूद जो है वो किस लिए उन्होंने एनसी को इंस्टॉल किया। उनके डे टू डे अफेयर्स पाकिस्तान फुटबॉल के उनको हैंडल करने थे और इलेक्शंस कराने थे। डे टू डे अफेयर्स में आपके इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट्स, डोमेस्टिक फुटबॉल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें शामिल है। जो सेटअप ऑलरेडी चल रहा था उसको एनसी को नहीं छेड़ना चाहिए था। अभी देखिए क्लब्स की आप बात करें, अरसलान भी आप सही कह रहे कि डिपार्टमेंट्स, ये तो डिपार्टमेंट जो क्यारेल का हक था कि 2018-19 जो लीग हुई थी लास्ट टाइम, उनका चैंपियंस था। इनको ये नहीं करना चाहिए था कि आप बलूचिस्तान के क्लब्स, जो 3 टॉप लेवल के क्लब्स है जो कि प्रीमियर लीग का पार्ट मुस्तकिल तौर पे रहे हैं, उनमें से आपने एक की नॉमिनेशन भेजनी थी सब क्लब चैंपियनशिप में, क्योंकि और फिर आपने सपोर्ट भी नहीं करना था जिस तरह के आप लोगों ने भी कहा। 40 लेक, इस पे मैंने एक स्टोरी भी की थी। वहाँ पे जो 3 क्लब्स है उसमें से एक क्लब मुस्लिम चमन, मुस्लिम एफसी जो है, उनके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज है। इस्लामाबाद में उनका एक स्पॉन्सर है, लाहौर में एक स्पॉन्सर है, वो कुछ सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कोई आसान काम नहीं है किसी भी क्लब के लिए। जो पाकिस्तान जो करंट स्ट्रक्चर में जो क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, उनको आपने सपोर्ट करना है, तब उनकी पार्टिसिपेशन आपने इंश्योर करनी है। दूसरी तरफ KRL डिपार्टमेंट्स का वजूद पाकिस्तान फुटबॉल सिस्टम में है, आप इसको नहीं छेड़ सकते। न्यूली जो कमिंग जो इलेक्टेड बॉडी आएगी वो फिर करेगी कि हमें किस तरफ जाना है। वफा भाई, ये जो शराइत जिनका जिक्र कर, ऐसी शराइत को क्लब्स के लिए रखी जाती हैं यार, क्लब कहाँ से करेगा? क्यों खेल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्लब बेचारा खेल रहा है, लड़कों को आज भी फुटबॉल को जिंदा रख के खड़ा हुआ है। देखें, ये भी जब बात चल रही थी तो मेरे पास जहन में कुछ और बात भी साथ आ गई कि हमारे कुछ मुस्लिम ब्रदर मुल्कों में वो एक सिस्टम होता था जिसको कफ़ील आई थिंक सो कहते थे। हाँ। कि भाई आप आएंगे यहाँ पे बिज़नेस खोलेंगे और देयर विल बी समवन योर पार्टनर इन द डॉक्यूमेंट्स, और वो आपका कफ़ील भी होगा, ज़िम्मेदार होगा, और वो उसको शेयर मिलेगा बेनिफिट्स में। और कुछ अरसे तक शायद ये कानून रहा कि जो नुकसान होगा वो आपका ही होगा, बट जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा होगा। तो मुझे बस ज़हन में इसलिए वो चीज़ आ गई कि आपने उन 3 क्लब से ये बात की है जो शायद अपने खिलाड़ियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इधर उधर देखते होंगे कि कहाँ से हम फंड इकट्ठा कर लें, हम उनकी किट्स के लिए कर लें, उनके शूज़ के लिए कर लें। सही बात है। इवन कि अगर हमें कोई इवेंट करना है तो हम ग्राउंड कैसे अरेंज करेंगे। आप देखते हैं कि अच्छा, फिर उसमें से एक अफ़गान क्लब है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें थोड़ा सा ये देखना होता है कि यार हमें इस पॉलिसी को किस तरह चलाना है जो स्पोर्ट्स के साथ साथ मुल्क को भी फ़ायदा दे। चलें, उसके बाद आपने बलूचिस्तान के वो क्लब पकड़ लिए, आपको पता है कि उन क्लब की सिचुएशन क्या है। मेरा ख्याल इसीलिए पकड़े ना कि वो ना वो जा सकेंगे और हम कहेंगे ये खेलना ही नहीं चाहते। आप एक एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला हूँ कि आप एक रीज़न या लॉजिक खुद से नहीं देना चाह रहे, आप चाहते हैं कि अगला आपको दे दे और वो आपकी बात को थोड़ा सा वो ऑन किया जाए कि यार हमने तो चांस दिया था। भाई ये चांस नहीं दिया, आप तो वो कहते हैं कि डूबती हुई कश्ती को और दबोने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय ये कि आप ये कहें कि बाकी 4 क्लब जो हैं एक एक क्लब को सपोर्ट कर दें। हमारे पास 4 क्लब हैं, ये क्लब उसको नहीं कर सकता, चलें ये 4 क्लब मिलके उस 5वें क्लब को ऑन कर लें। ये चीज़, अच्छा ये एक आइडिया नहीं है। आई हैव सीन दैट, आई हैव ऑब्जर्व दैट कि कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि 4 क्लब ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और एक क्लब बेचारा वो अपने किराए के लिए गाड़ी भी हायर नहीं कर सकता था, तो उन 4 क्लब्स ने कहा कि गाड़ी हमारी तरफ से होगी। देखिए स्पोर्ट्स इसी का नाम है, कोशिश कर लेते हैं। देखें आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ख़त्म कर रहे हैं इस तरह तो करके। आपके 3 क्लब्स के या 4 क्लब्स के बच्चे जो हैं जो उसी तरह का फुटबॉल खेल रहे होंगे, हो सकता है उनमें बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हों। और आप अंडरटेकिंग मैं शेयर करूंगा वफा भाई आपके साथ भी। श्योर। अच्छा, मैं स्क्रीन पर भी चला रहा हूँ, ये जो मुझे भेजी है ये फुटबॉलर्स ने खुद भेजी है, उन क्लब्स ने भेजी है, मैं इन तीनों क्लब्स ने खुद भेजी है मुझे, तो मुझे इसके बारे में तो पता ही नहीं था। फिर जब मैंने देखा पढ़ा मैं तो हैरान। अंडरटेकिंग में है कि जी फोटोग्राफी से लेके सारा कुछ वो एनसी जाने और आप पैसे दे दें, बस बाकी काम एनसी खुद ही कर लेगी, यानी वीज़ा भी सब कुछ वो करेंगे। जो फंड्स आते हैं फीफा से वो किस काम के, मुझे नहीं समझ आ रही वफा भाई। देखें अरसलान भाई, उसकी समझ तो किसी को भी नहीं आ सकती। वो एक ऐसा चक्कर है, लाइक स्टार्ट में ही उन्होंने कह दिया कि चूँकि हमें तो फंड फीफा देता है, हम तो किसी और बॉडी को जवाबदेह है नहीं।
अच्छा फीफा उनसे पूछ रहा नहीं पूछ रहा वो हमारी थोड़ा ऐड कर हाँ करें प्लीज ऐड करें, फिर मैं आलमजेब भाई से भी इस पे बात करता हूँ। करें तैमूर ऐड। देखिए तो आपने ऑडिट की बात की थी। देखिए किसी भी मुल्क का रूल होता है, अगर फीफा किसी भी मुल्क को पैसे दे रहे हैं तो उस मुल्क का जो मिनिस्ट्री है या स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका ये फर्स्ट राइट है कि वो चेक करें कि जो पैसा वो भेज रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, क्या वो स्पोर्ट्स के ऊपर भी लग रहा है या किसी दूसरे मकसद के लिए जा रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट का ये सबसे फर्स्ट राइट है कि जितना भी फीफा उनको पैसा भेज रहा है उसका ऑडिट मस्ट है। ये कभी नहीं हो सकता कि वो अगर फीफा इनको पैसा दे रहा है तो ये कहें जी पैसा हम दे रहे हैं तो हम इसका ऑडिट नहीं कर सकते। किसी भी डिपार्टमेंट्स के, ये हर डिपार्टमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उसका ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। का तैमूर फ्लैग मैं यूज आपकी करते बात को अगर यहाँ से हैं थोड़ा सा मजीद एलेबरेट करूँ ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसा नहीं लेता गवर्नमेंट से, 1 रुपया नहीं लेता, किसी किस्म का फंड नहीं लेता, लेकिन उसका ऑडिट गवर्नमेंट पूरा चेक करती है। अभी PSL के ऑडिट पर बहुत ज्यादा मामला चल रहे हैं और वो करती है चेक। आपकी बात सही है। चलें मैं आप तीनों बिल्कुल। हजरात से ये सवाल कर देता हूँ, तैमूर से भी। कोई भी अगर प्लेयर या कोई भी फेडरेशन यूज करती है तो वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका ऑडिट करे। आई थिंक स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन तकरीबन 1 साल हो गया, उन्होंने कहा था कि इनका ऑडिट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी तक ऑडिट होगा। ऑडिट होगा तो आपके सामने सब चीजें खुल के आ जाएंगी कि किधर किधर पैसा खर्च हुआ है। और उसके बाद तकरीबन 6 माह हो गए हमारे प्लेयर्स के, TAD अंडर-19 सर और रेफरीज को पैसे नहीं मिले, कल मुझे एक रेफरी मिले, अंडर-16 उन्होंने बताया मुझे पैसे नहीं मिले। जी। दूसरा मैं आपको अरसान भाई एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, एज ए स्पोर्ट्समैन जो आप कह रहे हैं कि हॉकी को 10 करोड़ रुपया मिला, आई थिंक ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन कब तक हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी को या बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन को पैसे देते रहेंगे। इन्होंने अभी हॉकी में बंदा तो लगा दिया, लेकिन इनका वो मांग तांग के अगर टीम भेजना है तो इससे फायदा नहीं है। इससे अच्छा कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा लगाए जो एटलीस्ट खुद मार्केटिंग का हो, सही जो बात है। खुद भी पैसे वो स्पॉन्सर करें। हमेशा गवर्नमेंट कब तक पैसे देती रहेगी? आप इस तरह मैं तो जिस ये मर्जी को पुराना बिठा कह के रहा हूँ वो यार पैसे लेंगे। कि क्रिकेट बोर्ड की तर्ज पे। अब वफा भाई आप कुछ कहें, फिर मैं जी आलमजेब साहब के मैं वही तैमूर ने खुद भी वो बात बाद में कर दी कि जिस तरह उन्होंने बताया कि जी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका राइट है कि वो पूछ सकते हैं। तो मैं यही कहने वाला था कि ना तो वो मिनिस्टर रहे वहाँ पे जिन्होंने पूछा था, सही बात, ना वो सेक्रेटरीज रहे जिन्होंने पूछा था, NC वहीं पे खड़ी हुई है। तो बात वहीं पे आती है कि वो आपको कुछ बताने वाले नहीं है। इस गवर्नमेंट के सामने भी अगर वो खड़े हो जाते हैं, स्टैंड ले लेते हैं और गवर्नमेंट चीख चाह के वो 4-5 लेटर लिख देती है, तो वो रिट एक जगह पे आपको गवर्नमेंट की रिट ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अच्छा तैमूर कुछ कह रहे थे आप? मैं बेसिकली असलान भाई आपको कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर एक्शन लेना चाहे तो ये NC 10 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। आई थिंक गवर्नमेंट पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि पिछले 1 साल से वो इसको देख रहे हैं, और इसी वजह से हमने फीफा को भी लेटर लिखा कि यार आप फीफा बेहतर है कि खुद एक्शन ले, इससे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद एक्शन ले। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जून में भी हमने लिखा, उसके बाद फीफा ने इनको अक्टूबर तक का टाइम दिया। अक्टूबर से पहले इन्होंने एक इनलीगल सा रेफरी है इलेक्शन करा के तो फीफा में शो करके फर्दर एक्सटेंशन ले ली। अभी ये फर्दर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फरवरी के एंड में कोई ना कोई इलेक्शन शेड्यूल या कुछ इस तरह जारी करेंगे ताकि इनको मार्च के बाद एक्सटेंशन मिले। और मैं आपको बता रहा हूँ इनको एक्सटेंशन के एक्सटेंशन लिए। मिल अच्छा जाएगी आलमजेब भाई तक। आ गए भाई, मुझे उनकी बात कंप्लीट करवानी है क्योंकि वो उसके बाद मैंने उनसे 2-3 सवाल कर, तो मैं चाहूंगा ब्रेक से पहले आलमजेब भाई की बात हो जाए। जी आलम भाई। जी, वो जो NC के वाले से मैं बात कर रहा था कि NC जो है 4 साल में इसने मतलब एक सिंगल स्टेप सिर्फ क्लब रजिस्ट्रेशन की स्क्रूटनी के नाम पे भी जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। मुख्तलिफ रीजन से कंप्लेंट्स आ रही है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है। अब देखते हैं, इनका प्लान ये है कि जनवरी के आखिर तक स्क्रूटनी कंप्लीट किया जाए, फिर फरवरी के एंड तक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस कंप्लीट किए जाए। अभी उनके पास अगर आप उनसे पूछते हो कि आपका फर्दर प्लान क्या है प्रोविंशियल लेवल के इलेक्शंस के ऊपर, तो उनके पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह के आप लोगों ने भी कहा कि वो फर्दर एक्सटेंशन जो है वो सीख करेगी फीफा से, तो डेफिनेटली ये जो कुछ अभी हो रहा है फर्दर एक्सटेंशन ये लोग लेंगे। इसमें मतलब है कि दो राय नहीं है, एक्सटेंशन की तरफ ये जा रहा है। और एक्सटेंशन NC के बगैर आप पाकिस्तान में इलेक्शन भी नहीं करा सकते। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। अभी रिसेंटली दिसंबर में फीफा ने इनको प्रेस किया है कि आप लोगों को इलेक्शन के लिए सीरियस होना है, इलेक्शन के लिए आप लोगों ने जाना है। अभी देखें कितना सीरियस इंपॉर्टेंट मोड पे NC चेयरमैन कनाडा गया हुआ है 1 मंथ लीव पे, तो ये तो सीरियस नहीं हुई ना। सीरियसनेस जो है, सीरियसनेस इनको शो करनी पड़ेगी। अभी स्टेक होल्डर्स रिलक्टेंट है,
कोई लीगल सूट भी फाइल नहीं कर रहा। इनकी मतलब है कि जो चीज हो रही है मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने कुछ लोगों को ये फेवर कर रहे हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको इवन केपी में नजर आएगी, खैबर पख्तूनख्वा में, स्वात में भी कुछ वीडियोस वायरल हुई है जहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो वहाँ पे लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। इस तरह आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। आप यकीन माने जो 3 क्लब्स में से एक की नॉमिनेशन सॉफ्ट क्लब चैंपियनशिप में जानी थी, उनमें से भी एक क्लब की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। आखिर में की जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने तीनों को उसमें एक इवेंट कराना है और फिर चैंपियन जो है उसको हम भेजेंगे, तो मतलब है कि ये क्या है। अच्छा आलम भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ इसी सवाल के साथ कि ये जो भक्कर में जो कुछ हुआ, भक्कर कॉलेज के अंदर हमने वो स्क्रूटनी का अमल देखा, उसके अंदर शलवारों कमीजों में बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे तो नहीं खैर उन्हें खिला रहे हैं, अब पता नहीं फुटबॉलर्स हैं या नहीं, तो कैसे यही तो सवाल उठते थे कि बोगस क्लब है, एक ही क्लब के लोग जो हैं उन्होंने 10-10 क्लब बना रखे हैं, किसी ने अपने नाम पे, किसी ने भाई के, किसी ने बहन के, किस तरह करके, तो ये जो बोगस क्लब है ये कैसे पता चलेगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और सईद वफा अब्बास, आलमजेब साफ़ी साहब और तैमूर कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की फुटबॉल एक बार फिर एक ऐसे नहज पर है जहां पर सारे ही कंफ्यूजन का शिकार हैं। आलमजेब साहब ने तो, वफा भाई तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कोई इलेक्शन नहीं होने और एक्सटेंशन होनी है, एक्सटेंशन खेल रहे हैं। आलमजेब साहब ने भी ये बात कह दी है। आलमजेब भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं, पिछले इतने अरसे में ये जो इंटरनेशनल मैचेस का राग अलाप रहे हैं और फॉरेन प्लेयर्स, ये फॉरेन तो नहीं कहूँगा, अगर हमारे ओवरसीज़ प्लेयर्स को ला कर खिला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इससे हमारा अपना टैलेंट बड़ा डैमेज हो रहा है? उनको कोई किसी को पता ही नहीं है कि हमारे लियारी के बच्चे क्या कर रहे हैं, लाहौर के दीगर बच्चे क्या खेल रहे हैं, और कराची में बच्चे जहाँ फुटबॉल हो रही है और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई टैलेंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें। सिर्फ वो ओवरसीज़ प्लेयर्स को ला के खिला रहे हैं, उनको शायद मेरा ख्याल है बाहर लीग्स खिलाने के लिए मौका दे रहे हैं। अरसलान भाई, मसला ये है कि 2018-19 में आपको याद होगा 2018 में प्रीमियर लीग हुई थी, फैसल सालेहात सदर था, फिर एंड में जाके जो पैरेलल बॉडी के इलेक्शन हुए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर, जो रिमेनिंग पार्ट था प्रीमियर लीग का तो अशफाक साहब जो सदर थे उन्होंने कंप्लीट किया था। इसके बाद कोई लीग नहीं हुई पाकिस्तान में, तो आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, और फिदा भाई को भी पता नहीं है, तैमूर भाई को भी पता नहीं है कि पाकिस्तान का जो लोकल टैलेंट है इसमें कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं जिसको हम नेशनल टीम में डाल सकते हैं, क्योंकि लीग नहीं हो रही। ये मेन चीज है जो ये लोग फायदा उठा रहे हैं, लीग नहीं करा रहे, इस वजह से ये फायदा डायरेक्ट ओवरसीज प्लेयर्स को जाता है। क्योंकि आप भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि लीग नहीं हो रही 4 साल से। सही बात। तो डेफिनेटली ये लोग जो बाहर से प्लेयर्स लाते हैं उनकी स्टैंडर्ड अगर आप देखें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 2-3 प्लेयर्स के अलावा आप उनका स्टैंडर्ड देखें तो हमारे प्लेयर से अच्छे नहीं हैं। अभी मैं गया था सऊदी अरब में, जो अल अहसा में पाकिस्तान और सऊदी अरब का फुटबॉल मैच हुआ था, पाकिस्तान 4-0 जो है वो हारा था। यकीन माने यही ओवरसीज प्लेयर्स थे, जब हम स्टॉपेज टाइम में गए हमने 2 गोल्स खाए, ये भाग नहीं सकते थे। मतलब है कि अगर वो यूरोप में खेलते हैं तो उनका स्टेमिना इतना होना चाहिए कि वो 90 बल्कि 100 मिनट्स तक वो मुसलसल अच्छे अंदाज से वो फुटबॉल खेल सके। लेकिन मुझे उनका स्टेमिना, उनकी स्पीड इतनी नजर नहीं आई जो कि आप एक इसमें यूरोपियन स्टैंडर्ड को मैच करे। जी, पाकिस्तान के प्लेयर से अच्छे हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला है लीग है, लीग नहीं हो रही, इस वजह से फायदा ओवरसीज प्लेयर्स ले रहे हैं। और अगर वो एक ही गोल करते हैं या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं या पाकिस्तान की कैप्टनसी करते हैं किसी मैच में, तो उनको उधर फायदा है, उधर अच्छी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती है किसी अच्छे क्लब से, तो वो लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारा लोकल फुटबॉल जो है वो तो तबाह हुआ है 4 साल बल्कि 8 साल में, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है। एक कंप्लीट जनरेशन फुटबॉल का जो एक बैच था, हमारा जो फ्यूचर था, वो तो कंप्लीटली खत्म हो गया है। अभी देखे कलीमुल्ला, अगर आप देखे उस वक्त, सद्दाम तो अभी ओमान में खेल रहा है, ये देखे ना सद्दाम हुसैन, ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं अभी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं। सद्दाम ओमान में 2nd टियर लीग खेल रहा है, फिट है, और ये सद्दाम को कहते हैं वो बूढ़ा हो गया है, सद्दाम से खेला नहीं जाता है,
कलीमुल्ला को बाहर कर रखा आप है, नहीं, अगर वुमेन वो में भी बूढ़ा होगा, आलमगीर अगर भाई वो वुमेन में भी अरसलान यही भाई, है, मापारा को अगर बाहर किया हुआ। फर्ज करे अगर वो बूढ़ा हो गया है तो आपने हसन बशीर को जी क्यों, मतलब है कि जो 1 साल शाहजाद अनवर के अंडर जो पाकिस्तान की टीम ने मैचेस खेले हैं, मॉरिशस टीम गई है, फिर सॉफ चैंपियनशिप में गई है, इसके बाद जो फ्रेंडलीज, इससे पहले जो फ्रेंडलीज खेले थे, तो मतलब है आपने क्यों उनको खिलाया था हसन बशीर को, तो भी बूढ़ा था। और आखिर में फिटनेस भी आपने उसकी नहीं थी, फिटनेस भी नहीं थी। सद्दाम तो ओमान की क्वालिटी फुटबॉल है, उसमें वो अभी सरवाइव कर रहा है, तो अगर वो सरवाइव कर रहे हैं और प्लेइंग 11 का पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिट है ना, तो आप क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, आप बासित को भी ना आलमगीर भाई देखें, बासित तो आपका रीसेंट गोलकीपर है यार, कितनी परफॉर्मेंस दे रहा था। बासित को हम ड्रॉप करवा देते हैं मैचेस से, बासित को हम जाते जाते कैंप से बाहर कर, पर अजीब बात नहीं है ये बासित को भी आपने ड्रॉप किया, साकिब हनीफ मालदीव्स में खेल रहा है, उसको भी आपने ड्रॉप किया। अभी देखे यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ था, स्टीफन जब आया 5 दिन वो इधर लाहौर में रहा, ठीक है, तो मैं कनेक्टेड था यहाँ, मैंने पूछा कि यार कौन गोलकीपर होगा कैम्बोडिया, तो जो गोलकीपिंग कोच था उसने मुझे कहा कि साकिब हनीफ टॉप चॉइस है, और जब टीम अनाउंस हुई तो साकिब हनीफ का नाम ही नहीं था। अगरचे उन्होंने ब्लंडर्स किए थे, लेकिन उससे भी हुए थे ना ब्लंडर्स, यूसुफ बट से भी हुए थे ना, आपने उनको रिटेन किया और इसको ड्रॉप किया। हाँ, ये तैमूर आपसे ये डिस्कस करूं, बार बार हम ओवरसीज पे बात करते हैं, जैसे खुद कह रहे हैं आलमगीर साहब, कितना काम है, लिखना है। वफा भाई, हमारे प्लेयर्स लोकल टैलेंट तो डिस्ट्रॉय होकर रह गया, पूरी एक जनरेशन को ना फुटबॉल खेलने को मिल रही है। जो बाहर से आता है पैराशूटर, वो खेलता है और वही मजे करता है, बाहर जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, चूंकि उसे पाकिस्तान कलर मिला होता है। आप तो ओटिस खान और बाकियों का बहुत नाम लेते रहे, लेकिन परफॉर्मेंसेस देखे तो कोई भी नहीं है। देखें अरसलान भाई, हम लोग आवाज़ उठाते रहे, ओवरसीज उनमें से कुछ प्लेयर्स अच्छे भी हैं, नो डाउट, लेकिन जब स्टीफन से ये कंबोडिया वाले मैच के बाद ये क्वेश्चन किया गया कि हमारा जो सद्दाम खान जो कि एक्स कैप्टन था उसको आपने टीम में क्यों लिया, तो उसका ये रिस्पांस था कि तो मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन आप देखें उसके बाद ताजिकिस्तान का कैंप लगा और ताजिकिस्तान वाला मैच हुआ, सऊदी अरब के साथ मैच हुआ, फिर भी उसको कैंप में नहीं बुलाया गया, तो इसका मतलब है कि जान पूछ के वो उनको साइड लाइन कर रहे हैं। अगर तो देखें आप पाकिस्तान का कैप्टन था उसको नहीं बुला रहे, ऊपर से साकिब हनीफ है, बासित है, ये लड़के वो हैं जो बाहर जाके लीग खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इन लोगों को भी नहीं अगर खिला रहे तो आई थिंक ये प्लेयर्स के साथ ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि डोमेस्टिक पे इस टाइम इतना बुरा हाल है कि ग्राउंड पे इस टाइम जो न्यू प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग करने भी नहीं जा रहे, ग्राउंड्स बिल्कुल खाली हैं। और सबसे बड़ा नुकसान है कराची कि का जो इतना बड़ा एक ग्राउंड बना दिया सर, शहर से बहुत ही बाहर, और वहाँ बना दिया, वहाँ पर अभी तक कव्वे बोलते हैं, बस कुछ भी नहीं फुटबॉल हो रही, जिसको फीफा के पैसों से बनाया गया है। आई थिंक वो तो कोई भी उनमें से तो कोई भी प्रोजेक्ट इस टाइम तो वो तो का नहीं हो रहा, सिवाय एक जो पीएफएफ हाउस है वो कंप्लीट हुआ है, उसके अलावा तो गोल प्रोजेक्ट तो कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टाइम बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान फुटबॉल। कतर का जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप था उसके बाद आई थिंक साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में एक फुटबॉल की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उस सबको चाहिए था कि गवर्नमेंट और सबको चाहिए था कि ये फुटबॉल के इलेक्शन सॉर्ट आउट हो, फिर इसके बाद मिल के सारा काम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है फुटबॉल का। अच्छा, मैं ज़रा इस पर वफा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी तो नहीं बना है यार, फुटबॉलर नहीं बने जिसका जिक्र आलमगीर साहब और तैमूर साहब कर रहे हैं। चले, फुटबॉलर्स को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, आपने हमारे ओवरसीज़ प्लेयर्स को बुला के खिलाया कि जी बड़े यूरोपियन स्टेमिनाज हमने देखे, गेम हमने देखी, रिजल्ट 0 के 0 हमारे पास, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर भी कोई काम नहीं। अरसलान भाई माजरत के साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मेरे जो लाइक द काइंड ऑफ जर्नलिस्ट आई एम, दैट इज़ द सेकंड थिंग। आपने एक बात की कि जी आप बाहर से खिलाड़ियों को ला रहे हैं, डिस्पोरा प्लेयर्स आ रहे हैं और खेल रहे हैं, ओवरसीज़ प्लेयर्स आ रहे हैं। अब उसमें देखें, एक तो शायद इंटरनेशनली भी एक ट्रेंड पाया जाता है कि आपकी जो मेजर टीम्स होती हैं या क्लब्स की टीम्स होती हैं, दे आर मिक्स ऑफ सडन प्लेयर्स फ्राम ऑल अराउंड द वर्ल्ड और किसी एक रीजन से भी होते हैं। बट हमारे पास ये चीज़ तब काबिल कबूल थी कि आप अपनी लोकल जो नर्सरी है, आपके जो अपने बच्चे हैं, प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। आपने लियारी की बात की है, पेशावर, बलोचिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान, कराची देख लें, लाहौर देख लें,
इवन के इस्लामाबाद में भी क्लब इस्लामाबाद में बहुत फुटबॉल हो रही है और रावलपिंडी में हो रही है, हर लेकिन एज कोई- का बच्चा, मतलब टीनेजर हाँ। तक शायद, या उस टीनेज से ज़्यादा भी लोग खेल रहे हो। मेरे घर के पास एक है मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जिसको वो पर आवर्स के हिसाब से वो देते हैं, और और वहाँ वो पर आप फुटबॉल खेलता बहुत ज़्यादा और देखेंगे। वहाँ पे वो बच्चों की बारी, उनकी बारी आ नहीं रही होती, दे आर पेइंग एंड दे वांट टू Booking, प्ले देयर। yes. अगर हमारी जो अभी एनसी है ये काम शुरू में कर लेती कि चलें, आपने अगर एक चीज़ प्लान की हुई है कि आपने खिलाना किसको है, बट सम हाउ यू हैव टू फैसिलिटेट योर किड्स हेयर, चिल्ड्रन हेयर। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं ऐड कर दूं, ये सारी बातें जो अभी चल रही हैं, एज अ जर्नलिस्ट मेरी जो परसेप्शन अभी मुझे नज़र आ रही है कि इफ़ अल्लाह करे कि खैर से अगर जनरल इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के, तब तक तो ये सारी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, थोड़ा अर्सा उसके बाद भी रहेगी। और इलेक्शंस के बाद जो मुझे नज़र आ रहा है कि फैसल सालेह हयात विल बी इन द गेम अगेन। ओए चले जी, इस पर तो काफ़ी ज़्यादा बात भी हो गई। वफा भाई बहुत शुक्रिया, आलमजेब साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया, तैमूर कियानी का शुक्रिया, असगर अजीम भाई हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। हॉकी से लेकर फुटबॉल तक की बात, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।